मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की वजह से माँ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है या एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है तो ये हमारे ब्रेन के जो सारे हार्मोन्स हैं उनको अफेक्ट करता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम कोशिश करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे कुछ बात करें और कुछ ऐसे छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाएं जिससे कि आप अपनी बेहतर हेल्थ को एंजॉय कर सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, पर हम उसे बहुत बार रिकग्नाइज नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते और उसके लिए किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं समझते। मैं बात कर रही हूँ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में, विशेषकर प्रेग्नेंट महिलाओं में। आजकल की सोसाइटी में जहाँ स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। एक स्टडी में देखा गया है कि तकरीबन 20% ऑफ होल वर्ल्ड पॉपुलेशन किसी न किसी किस्म के मेंटल स्ट्रेस से या मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, जिसमें कि ज़्यादातर कॉमन होते हैं माइनर टाइप के स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंग्जाइटी टाइप के डिसऑर्डर्स। और वहीं पर एक एक्सट्रीम एंड पे कुछ ऐसे सीवियर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो कभी कभी जानलेवा हो सकते हैं, जिसमें कि सिजोफ्रेनिया या सुसाइडल टेंडेंसी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। और विशेषकर यंग पॉपुलेशन जो एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, जहाँ पर कोई भी यंग जनरेशन का बच्चा या एडल्ट अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छे से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन अगर उसे किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है तो कई बार वो अपने आप का ध्यान नहीं रख पाता है, खुद का ध्यान नहीं रख पाता है। और बहुत बार फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ को जानकर नहीं समझना चाहते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक टैबू जुड़ा हुआ है इसके साथ। किसी को अगर साइकेट्रिस्ट के लिए हम एडवाइस करते हैं तो बहुत बार वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि इस तरीके की कोई ज़रूरत उन्हें है। तो ये एक ऐसी परेशानी है जिसको डायरेक्टली एड्रेस करना ज़रूरी है। और विशेषकर प्रेगनेंसी, जहाँ पर वो अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव इशू है, जहाँ पर एक होने वाले बच्चे की हेल्थ और वेलबींग जुड़ी होती है। और अगर प्रेग्नेंट महिला में किसी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल एंग्जाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम है तो ये प्रेगनेंसी को भी एडवर्सली इफेक्ट करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं स्ट्रेस की वजह से जो प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती हैं, और कौन से ऐसे बिल्कुल छोटे और सिंपल स्टेप्स हैं जिसको अपनाकर हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तकरीबन 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मेंटल डिसऑर्डर से परेशान है, जिसमें कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि ज़्यादातर देखे जाते हैं। और यंग गर्ल्स जो कि टीन्स और 20s में हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। गर्ल्स में ये प्रॉब्लम्स बॉयज़ के मुकाबले ज़्यादा देखी जाती हैं। तो इसलिए ये जो, और यही सेम एज ग्रुप होता है जो कि अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट करने के लिए जाता है या अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करते हैं, और प्रेगनेंसी के लिए यही ज़्यादा लोग होते हैं जो कि इस एज ग्रुप में प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और प्रेग्नेंट होते हैं। तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी के साथ अगर इस तरीके का कोई डिसऑर्डर है तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है होने वाले बच्चे के लिए और माँ के लिए। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की वजह से माँ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है या एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है तो ये हमारे ब्रेन के जो सारे हार्मोन्स हैं उनको अफेक्ट करता है, और ऐसे केसेस में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है। वहीं पर अगर प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है तो जहाँ पर एंग्जाइटी का लेवल ज़्यादा होता है, प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड नोजिया या वॉमिटिंग की परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं। इसके साथ ही खाने पीने का पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन रहता है, या कभी कभी ओवर ईटिंग की वजह से ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होती हैं। कुछ एक्सट्रीम केसेस में ये भी देखा गया है कि बहुत सारी प्रेगनेंसी जो कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद लेडीज़ कंसीव किया था, लेकिन स्ट्रेस की वजह से और प्रेगनेंसी से होने वाली माइनर प्रॉब्लम्स के साथ कोप न करने की वजह से कई महिलाएं अबॉर्शन के लिए भी ऑप्ट करती हैं। तो ये भी एक एक्सट्रीम पर ऐसा हो सकता है। इसलिए मेंटल वेलबींग को आइडेंटिफाई करना और उसको क्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मेडिसिन नो डाउट लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के केस में हमें मेडिसिन को बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन भले ही वो प्रूव्ड हो या ना प्रूव्ड हो, बच्चे पर इफ़ेक्ट डाल सकती है, और कई बार ये इफ़ेक्ट जो होते हैं बच्चे की हेल्थ के लिए ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे 4 सिंपल स्टेप्स हैं जिनके द्वारा आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप्स में सबसे पहला, सबसे ज़रूरी और सबसे इफ़ेक्टिव जो एफर्ट है वो है एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रेगनेंसी में अगर महिलाएं रेगुलरली करती हैं तो वो अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को इंश्योर कर सकती हैं। एक्सरसाइज करने से प्रेगनेंसी में होने वाले नौजिया, वॉमिटिंग, भूख न लगना, चक्कर आना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक अवॉइड किया जा सकता है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा आसान तरीका है मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक। एक 10 से 15 मिनट की वॉक दिन में 2 बार किसी भी महिला के लिए बहुत ज़्यादा वरदान की तरह हो सकती है। और प्रेगनेंसी से होने वाले नौजिया और वॉमिटिंग में एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल देखा गया है। और अगर रेगुलर एक्सरसाइज की जाती है तो प्रेगनेंसी में होने वाले जो नौजिया वॉमिटिंग के लिए देने वाली दवाइयाँ हैं उनकी मात्रा में काफ़ी कमी देखी जाती है। तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिससे द्वारा प्रेगनेंसी से होने वाले नौजिया वॉमिटिंग को अवॉइड किया जा सकता है, स्ट्रेस को कम किया जा सकता है और डाइट को इम्प्रूव किया जा सकता है, जो कि इनडायरेक्टली बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरे नंबर पर बात आती है सनलाइट की। सनलाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके मेंटल वेलबींग और मूड को एलिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आजकल का जो हमारे सोसाइटी में थोड़े डाइट चेंजेस देखे जा रहे हैं कि जो जनरल लोग हैं वो काफ़ी देर तक सोते हैं और रात को काफ़ी देर तक जगते हैं, तो जो सनलाइट का एक्सपोजर है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा भी लोग जो है वो इंडोर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं। तो सनलाइट एक ऐसी चीज़ है जो आपके मूड को एलिवेट करती है, आपके जो ब्रेन है उसमें पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि एंडोर्फिन्स होते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाती है और आपके मूड को एलिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो मॉर्निंग वॉक स्पेशली अगर आप सनलाइट में करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती है आपकी मेंटल हेल्थ पे। तीसरे नंबर पर बात करते हैं डाइट के बारे में। डाइट में विशेषकर देखा गया है कि वो वे लोग जो वेजिटेरियन डाइट पर ज़्यादा रहते हैं और विशेषकर उसमें जो बीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि कुछ ऐसी पॉपुलेशंस हैं जिनकी लाइफ 100 साल या उससे ज़्यादा रहते हैं, कुछ ऐसे सेलेक्टेड ग्रुप्स हैं उनमें देखा गया है। तो ये एक कॉमन फैक्टर जो उनमें निकल के आया वो ये है कि वो बीन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट में बीन्स का एक मेजर पोर्शन रखते हैं, वो किसी तरीके के भी बीन्स हो सकते हैं या नट्स हो सकते हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे और बेनिफिशियल होते हैं। और चौथे और आखिरी नंबर पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका हाइड्रेशन। अगर आप पानी की मात्रा ज़्यादा रखते हैं अपने डाइट में, स्पेशली 2 से 4 लीटर पानी अगर आप पर डे लेते हैं तो वो आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारे ब्रेन में तकरीबन 80% पानी होता है, तो अगर आपका हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ब्रेन की मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाती है और आपके मूड एलिवेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए ये 4 जो मेजर फैक्टर्स हैं इनको आप रेगुलेट करके, इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगता है, आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं और प्रेगनेंसी में होने वाली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।